Hello friends, today we learn here Pride and Prejudice, जिसे लिखा है कंपोज किया है जेन ऑस्टेन ने और जिनका जन्म बॉर्न ऑन 16 दिसंबर 1775 को हुआ था. सी डाइड इन 1817. अबाउट द ऑथर ऑस्टेन्स अर्ली लाइफ. जेन ऑस्टेन्स का अर्ली लाइफ के बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे. तो ये रहा. बॉर्न ऑन 16 दिसंबर 1775. इनका जो जन्म है वो 16 दिसंबर 1775 को हुआ था. जैन ऑस्टिन वाज द सेवेंथ ऑफ एट चिल्ड्रन बॉर्न टू जॉर्ज एंड कैसेंड्रा ऑस्टिन. तो ये जो जैन ऑस्टिन है इनका जन्म जो है 16 दिसंबर 1775 को जैन ऑस्टिन जॉर्ज और कैसेंड्रा ऑस्टिन से ये पैदा हुए बच्चे कुल 8 बच्चों में से ये 7वें थे. द फैमिली लाइव्ड इन स्टीवेंसन, a small hemisphere town in south central England where her father was a priest. तो ये परिवार दक्षिण मध्य इंग्लैंड के एक छोटे से हेम्पशायर शहर स्टीवन वंटन में रहता था जहाँ उसके पिताजी एक पुजारी थे. प्रीस्ट मीन्स पुजारी. जेन ऑस्टेन लाइफ रिसेंबल्ड हर नॉवेल्स. जेन ऑस्टेन का जीवनी पहली नज़र में उनके उपन्यासों जैसा दिखता है. एट फर्स्ट ग्लैंस दे सीम to be composed of a series of quite unexceptional events. The fact that Austen's life lacked the drama that other authors may have experienced in no way detracted her skill as a writer. तो जैसा दिखता है ऐसा लगता है कि वे शांत साधारण घटनाओं की एक श्रृंखला से बने हैं. तथ्य यह है कि ऑस्टेन के जीवन में उस नाटक का अभाव था जिसे अन्य लेखकों ने किसी भी तरह से अनुभव किया हो. एक लेखक के रूप में उनके कौशल को कम नहीं किया. आउट ऑफ हर 7 सिबलिंग्स, उनके 7 भाई बहनों में से ऑस्टेन वाज क्लोजेस्ट टू हर ओनली सिस्टर. ऑस्टेन अपनी इकलौती बहन जिनका नाम था कैसेंड्रा, तो कैसेंड्रा के सबसे करीब थी. फ्रॉम 1783 टू 1785, 1783 से 1785 तक द टू गर्ल्स अटेंडेड स्कूल इन ऑक्सफोर्ड एंड साउथहैम्पटन एंड द एवे स्कूल ऑफ रीडिंग. ऑक्सफोर्ड और साउथहैम्पटन और एवे स्कूल ऑफ रीडिंग के स्कूलों में इन्होंने पढ़ाई की थी. व्हेन द ऑस्टेन्स could no longer afford the tuition, Jane and Cassandra returned home to read extensively and learn from their family how to speak French and Italian and play the piano. तो ऑक्सफोर्ड में इन्होंने पढ़ाई की. वहाँ के साउथहैम्पटन और एवी स्कूल ऑफ रीडिंग में स्कूलों की पढ़ाई की. जब ऑस्टेन अब इस ट्यूशन का खर्च नहीं उठा सकते थे, जैन और कैसेंड्रा बड़े पैमाने पर पढ़ने और अपने परिवार से फ्रेंच और इतालवी बोलना और पियानो बजाना सीखने के लिए घर लौट आए. नेक्स्ट है व्हेन ऑस्टेन वाज 20. जब जैन ऑस्टेन की एज 20 ईयर्स थी. सी मिट टॉम एन आयरिश एंड दे वर क्लोज इनफ. तो वो उनकी मुलाकात आयरिश टॉम से हुई थी और वे काफ़ी करीब थे. देयर अफेयर वाज ऑन अ हाई नॉट, बट टॉम्स पेरेंट्स वर नॉट विलिंग टू दिस एज दे कुडंट एक्सेप्ट ऑस्टिन बीइंग अ डॉटर ऑफ अ क्लर्जीमैन. तो इस तरह से उनका अफेयर जो है उच्च स्तर पर था, लेकिन टॉम के माता पिता इसके लिए तैयार नहीं थे क्योंकि वे ऑस्टेन को एक पादरी की बेटी होने के नाते स्वीकार नहीं करते थे. Most accounts agree that the Austen daughters were pretty and enjoyed the slightly limited but interesting round of country parties described in Austen's novels. अधिकांश इस बात से सहमत हैं कि ऑस्टेन बेटियां सुंदर थी और ऑस्टेन के उपन्यासों में वर्णित देश
पार्टियों के थोड़े सीमित लेकिन दिलचस्प दौर का आनंद लेती थी। नेक्स्ट हम चलते हैं वर्क्स एंड लास्ट फेज ऑफ लाइफ। जैन ऑस्टिन का कार्य और उनका जीवन का अंतिम चरण। फ्रॉम 1796 टू 1798 ऑस्टिन रोट फर्स्ट 3 नॉवेल्स। 3 नॉवेल उन्होंने लिखे। तो उनके उपन्यासों में नॉर्थेंजर एवे ओरिजिनली टाइटल्ड सुसान, सेंस एंड सेंसिबिलिटी ओरिजिनलिटी टाइटल्ड इलिनॉर एंड मेरीनेन एंड प्राइड एंड प्रीजुडाइस, जिसे आज हम पढ़ रहे हैं, ओरिजिनली टाइटल्ड फर्स्ट इम्प्रेशंस बट नॉन वाज पब्लिश्ड अंटिल लेटर। तो उपन्यास जो भी इनके थे, तो जो भी इनके उपन्यास थे ये लिखे, लेकिन बाद में कोई भी प्रकाशित नहीं हुआ। ऑस्टिन लाइव्ड द लास्ट 8 years ऑफ हर लाइफ इन चाउटन। हर पर्सनल लाइफ continued to be limited to family and close friends, and she prized her on being a warm and loving aunt as much as being a successful novelist। तो ऑस्टिन अपने जीवन के अंतिम 8 वर्ष वावटन में रही, और चावटन का उनका निजी जीवन परिवार और करीबी दोस्तों तक ही सीमित रहा, और उन्होंने खुद को एक सफल उपन्यासकार होने के नाते होने के साथ साथ एक गर्व और प्यार करने वाली चाची होने के लिए पुरस्कृत किया। और अचानक सडन इलनेस पॉसिबिलिटी एडिशंस डिसीज मेड हर स्टॉप वर्क ऑन द नोवेल सेंडिशन एंड शी डाइड इन 1817। और अचानक बीमारी, संभवतः एडिशन की बीमारी ने नॉव सैंडिशन पर काम करना बंद कर दिया और 1817 में उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे समरी मिस्टर बेनेट एंड हिज डॉटर्स। तो मिस्टर बेनेट और उनकी बेटियां के बारे में। तो मिस्टर बेनेट ऑफ द लॉन्गबॉर्न स्टेट हैज़ 5 daughters बट हिज प्रॉपर्टी इज इंटैक्ट, meaning that none of the girls can inherit it. Having married a woman who had no fortune, it is imperative that one of the girls marries well in order to support the others on his death। लॉन्गबॉर्न एस्टेट के मिस्टर बेनेट की 5 बेटियां हैं, लेकिन उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया है, जिसका अर्थ है कि कोई भी लड़की इसे विरासत में नहीं ले सकती है। एक ऐसी महिला से शादी करने के बाद जिसके पास कोई भाग्य नहीं था, यह जरूरी है कि लड़कियों में से एक अच्छी तरह से शादी करें ताकि उसकी मृत्यु पर दूसरों का समर्थन किया जा सके। हालांकि जैन ऑस्टिन की शुरुआती लाइन यह एक सच्चाई है, जिसे हाउएवर जॉन ऑस्टिन्स ओपनिंग लाइन्स इट इज़ अ ट्रथ, यह एक सच्चाई है, यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड दैट अ सिंगल मैन इन पोसेशन ऑफ अ गुड फॉर्चून मस्ट बी इन वांट ऑफ अ लाइफ इज अ सेंटेंस फिल्ड विथ आयरनी एंड प्लेफुलनेस। जैन ऑस्टिन की शुरुआती लाइन एक सच्चाई है, जिसे सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया है कि एक अच्छे भाग्य वाले एक अकेले आदमी को पत्नी की चाहत होनी चाहिए। यह विडंबना है और चंचलता से भरा हुआ वाक्य है। द नॉवेल रिवॉल्व्स अराउंड द नेसेसिटी ऑफ मैरिंग फॉर लव, नॉट सिंपली फॉर मर्सनरी रीजन्स डिस्पाइट द सोशल प्रेशर्स टू मेक अ गुड वेल्दी मैच। उपन्यास प्यार के लिए शादी करने की आवश्यकता के इर्द गिर्द घूमता रहता है, न कि केवल भाई के कारणों के लिए। सामाजिक दबावों के बावजूद एक अच्छा अमीर मैच बनने के लिए। तो ये जो बेनेट परिवार है, द बेनेट फैमिली कंसिस्ट ऑफ 5 daughters। तो बेनेट परिवार में 5 बेटियां हैं। द एल्डर ऑफ द गर्ल्स जैन एंड एलिजाबेथ आर इंटेलिजेंट। तो लड़कियों में बड़ी जो जैन है और एलिजाबेथ है, बुद्धिमान और तर्क संगत युवा महिलाएं हैं। आर इंटेलिजेंट रेशनल यंग वुमेन। The younger daughters, Mary, Kitty and Lydia, are thoughtless and silly। और जो छोटी बेटियां हैं मेरी, किट्टी और लीडा, विचारहीन हैं और मूर्ख हैं। तो मिस्टर बेनेट हिमसेल्फ इज एन aloof father, watching rather than guiding his daughters. Mrs. Bennet is as foolish as her younger children।
और मिस्टर बेनेट खुद एक अलग पिता है जो अपनी बेटियों का मार्गदर्शन करने के बजाय देख रहे हैं श्रीमती बेनेट अपने छोटे बच्चों की तरह ही मूर्ख है। अब हम देखते हैं न्यू टीनेंट एट मैनर ऑफ नीदरफील्ड पार्क। The new the news that wealthy young gentleman named Charles Bingley has rented the manor of Netherfield Park causes a great stir in the nearby village of Langbourn, especially in the Bennet household. तो बिंगले से बात करने के लिए श्रीमती बेनेट के पीछे उपन्यास अ, श्रीमती बेनेट के साथ शुरू होता है, जो श्री बेनेट को एक योग्य कुंवारे श्री बिंगले से मिलने के लिए राजी करने की कोशिश करती है जो पड़ोस में आ गया है। और यात्रा स्थानीय सभा कक्षों में तो उनको स्पेशली इन द बेनेट हाउस होल्ड। नेक्स्ट देखते हैं मिसेज बेनेट्स परसूट टू टॉक टू मिस्टर बिंगले। तो बातचीत करने के लिए मिस्टर बिंगले मिस्टर मिसेज बेनेट जो है वो मिस्टर बिंगले से बातचीत करने के लिए उसका पीछा करती है। द नॉवेल ओपन्स विथ मिसेज बेनेट ट्राइंग टू परस्यूड Mr. Bennet to visit an eligible bachelor, Mr. Bingley, who has arrived in the neighborhood। तो श्रीमती बेनेट के साथ शुरू होता है जो श्री बेनेट को एक योग्य कुंवारे श्री बिंगली से मिलने के लिए राजी करने की कोशिश करती है। द विजिट इज प्रोसीडेड बाई एन इन्विटेशन टू अ बॉल एट द लोकल असेंबली रूम्स दैट द होल नेबरहुड विल अटेंड। तो जो पड़ोस में आ गया है, यात्रा स्थानीय सभा कक्षों में एक गेंद के निमंत्रण द्वारा आगे बढ़ती है जिसमें पूरा पड़ोस भाग लेता है। नेक्स्ट है द बाल पार्टी एंड डार्सीज रिफ्यूजल डांस विद एलिजाबेथ। द बाल पार्टी और डार्सी का इनकार एलिजाबेथ के साथ नृत्य। तो इसमें एट द बाल गेंद पर मिस्टर बिंगली इज ओपन एंड चेयरफुल पॉपुलर विद ऑल गेस्ट। तो श्री बिंगली जो है वो खुले और हंसमुख हैं and appears to be very attached to the beautiful Miss Bennet. His friend Mr. Darcy is reputed to be twice as wealthy. However, is naughty and aloof. He declines to dance with Elizabeth, suggesting that she is not pretty enough to tempt him. तो सभी मेहमानों के साथ लोकप्रिय हैं और सुंदर मिस बेनेट के प्रति बहुत आकर्षित प्रतीत होते हैं उसका दोस्त। और she finds this amusing and jokes about the statement with her friends. Miss Jane Bennet also attract the attention of Mr. Bingley's sister Caroline, who invites her to visit. तो दो बार अमीर होने के लिए प्रतिष्ठित है लेकिन घमंडी और अलग है, वह नाचने से मना कर देता है। एलिजाबेथ suggesting that she is not pretty enough to tempt him. She finds this amusing and jokes about the statements with her friends. Miss Jane Bennet also attracts the attention of Mr. Bingley's sisters Caroline, who invites her to visit। अर्थात एलिजाबेथ ने सुझाव दिया कि वह उसे लुभाने के लिए पर्याप्त नहीं है, उसे यह मनोरंजक लगता है और अपने दोस्तों के साथ बयान के बारे में मजाक करता है। मिस जैन बेनेट भी मिस्टर बिंगले की बहन कैरोलिन का ध्यान आकर्षित करती है जो उसे मिलने के लिए आमंत्रित करती है। नेक्स्ट देखते हैं अ टर्न इन रिलेशनशिप ऑफ डार्सी एंड एलिजाबेथ। डार्सी और एलिजाबेथ के रिश्ते में एक नया मोड़। तो मोड़ क्या है? मिस्टर डार्सी फाइंड्स हिमसेल्फ इंक्रीजिंगली attracted to Elizabeth's charm and intelligence. Jane's friendship with Mr. Bingley also continues to burgeon, and Jane pays a visit to the Bingley's mansion. मिस्टर डार्सी खुद को एलिजाबेथ के आकर्षण और बुद्धिमत्ता की ओर तेजी से आकर्षित होती है। मिस्टर बिंगले के साथ जैन की दोस्ती भी बढ़ती जा रही है और जैन बिंगले हवेली का दौरा करते हैं। मिस्टर कॉलिंस, अ कजिन ऑफ मिस्टर बेनेट,
and heir to the Langbo, visits the Bennet's family. He is a pompous and obsequious cler- clergy man because he expect each of the Bennet girls to wish to marry him due to his inheritance. मिस्टर कॉलिन श्री बेनेट के चचेरे भाई लॉन्गवो के उत्तराधिकारी बेनेट परिवार से मिलने जाते हैं। वह एक आडंबरपूर्ण और आज्ञाकारी पादरी है क्योंकि वो उम्मीद करता है कि बेनेट लड़कियों में से प्रत्येक उसकी विरासत के कारण उससे शादी करना चाहेगी। नेक्स्ट है विकेम्स स्टोरी टू एलिजाबेथ की बिकम की कहानी एलिजाबेथ के लिए। एलिजाबेथ एंड हर फैमिली मीट द डैशिंग एंड चार्मिंग मिस्टर विकम हु सिंगल्स आउट एलिजाबेथ एंड tells her a story of the hardship that Mr. Darcy has caused him by depriving him of a living promised to him by Mr. Darcy's late father. Elizabeth's dislike of Mr. Darcy is confirmed. तो एलिजाबेथ और उसका परिवार आकर्षक मिस्टर विकम से मिलता है जो एलिजाबेथ को चुनता है और उसे श्री डार्सी के दिवंगत पिता द्वारा दिए गए वादे से वंचित करके मिस्टर डार्सी की परेशानी की कहानी सुनाता है। मिस्टर डार्सी के प्रति एलिजाबेथ की नापसंदगी की पुष्टि हो गई है। और नेक्स्ट है अब एनोदर एफिनिटी बिटवीन डार्सी एंड एलिजाबेथ। तो डार्सी और एलिजाबेथ के बीच में एक और संबंध। एट अ बॉल एक गेंद पर एट विच मिस्टर विकम इज नॉट प्रेजेंट जिस पर मिस्टर विकम मौजूद नहीं है। एलिजाबेथ डांसेस विथ मिस्टर डार्सी रदर अगेंस्ट हर विल। एलिजाबेथ मिस्टर डार्सी के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध नृत्य करती है। अदर देन जैन एंड एलिजाबेथ all the members of the Bennet family show their lack of decorum। तो जैन और एलिजाबेथ के अलावा बेनेट परिवार के सभी सदस्यों में मर्यादा की कमी दिखाई देती है। मिस्टर डार्सी एंड हिज कजिन कॉलोनेल फिजविलियम विजिट लेडी कैथरीन। कॉलोनियल फिजविलियम tells Elizabeth how Mr. Darcy managed to save a friend from a bad match by convincing the friend of the lady's indifference. Elizabeth is horrified at Darcy's involvement in an affair which has caused her sister so much pain। तो एलिजाबेथ के अलावा बेनेट परिवार के सदस्यों में मर्यादा की कमी दिखाई देती है। श्री डार्सी और उसके चचेरे भाई कर्नल फिजविलियम लेडी कैथरीन से मिलने जाते हैं। कर्नल फिजविलियम एलिजाबेथ को बताता है कि कैसे मिस्टर डार्सी ने महिला की उदासीनता के दोस्त को समझाकर एक दोस्त को खराब मैच से बचाने में कामयाबी हासिल की है। एलिजाबेथ डार्सी के एक अफेयर में शामिल होने से भयभीत हैं जिससे उसकी बहन को इतना दर्द हुआ है। मिस्टर डार्सी हाउएवर हैज fallen in love with Elizabeth and proposes to her। हालांकि मिस्टर डार्सी को एलिजाबेथ से प्यार हो गया और उसने उसे प्रपोज किया। She rejects him in a dazzling display of independence। The following morning, Mr. Darcy gives Elizabeth a letter that explains his treatment of Mr. Wickham। Darcy apologizes for hurting Jane and Elizabeth begins to re-judge Mr. Darcy on a clearer basis। तो मिस्टर डार्सी को एलिजाबेथ जब उन्होंने प्रपोज किया स्वतंत्रता के चकाचौंध भरे प्रदर्शन में वह उसे अस्वीकार कर देती है। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और अगली सुबह श्री डार्सी एलिजाबेथ को एक पत्र देते हैं जिसमें श्री विकम के साथ उनके व्यवहार के बारे में बताया गया कि डार्सी ने जैन को चोट पहुंचाने के लिए माफ़ी मांगी
और एलिजाबेथ मिस्टर डार्सी के बारे में स्पष्ट रूप से राय बनाना शुरू कर देती हैं। नेक्स्ट है फ्रिजबेथ विजिट्स डार्सीज स्टेट विथ हर अंकल एंड आंट। एलिजाबेथ अपने अंकल और आंटी के साथ डार्सी के स्टेट जाती है। सम मंथ लेटर, कुछ महीनों के बाद, एलिजाबेथ एंड हर आंट एंड अंकल गार्डिनर विजिट्स मिस्टर डार्सीज स्टेट इन डर्बीशायर, Pemberley. While she was there, Elizabeth hears an account of him from the housekeeper as being kind and generous. After an agonizing wait, Mr. Wickham is persuaded to marry Lydia with only the payment of debts required. कुछ महीने के बाद एलिजाबेथ और उसकी चाची और चाचा गार्डिनर डर्बीशायर पेम्बरली में श्री डार्सी की संपत्ति का दौरा करते हैं। जब वह वहाँ थी, एलिजाबेथ से गृहस्वामी से दयालु और उदार होने के बारे में उन्होंने सुना। एक दर्दनाक प्रतीक्षा के बाद मिस्टर विक्रम को केवल आवश्यक ऋणों के भुगतान के साथ लीडा से शादी करने के लिए राजी किया जाता है। कुछ हद तक शालीनता बहाल होने के साथ लीडिया एलिजाबेथ से मिलने जाती है और उसे बताती है कि डार्सी शादी में थे। लीडिया विजिट्स एलिजाबेथ एंड टेल्स हर दैट मिस्टर डार्सी वाज एट द wedding. Mrs. Gardiner informs Elizabeth that it is Mr. Darcy who has made the match and hints that he may have a motive for doing so. और श्रीमती गार्डिनर ने एलिजाबेथ को सूचित किया कि यह श्री डार्सी है जिन्होंने मैच बनाया है, और संकेत दिया कि ऐसा करने का उनका एक मकसद हो सकता है। और अब लास्ट में हम देखते हैं द हैप्पी एंडिंग। तो इस ड्रामा की जो हैप्पी एंडिंग होती है किस तरह से होती है। एट दिस पॉइंट मिस्टर विंगले एंड मिस्टर डार्सी रिटर्न टू नीदरफील्ड। एक बिंदु पर मिस्टर बिंगले और मिस्टर डार्सी नीदरफील्ड लौट जाते हैं। बिंगले प्रपोजेस टू जैन एंड इज एक्सेप्टेड। और बिंगले ने जैन को प्रस्ताव दिया और स्वीकार कर लिया। मच टू द डिलाइट ऑफ ऑल, सभी के लिए बहुत खुशी की बात है। लेडी कैथरीन विजिट्स एलिजाबेथ अंडर द इम्प्रेशन दैट शी इज गोइंग टू मैरी मिस्टर डार्सी। लेडी कैथरीन एलिजाबेथ से इस धारणा के तहत मिलती है कि वह मिस्टर डार्सी शादी करने जा रही है। एलिजाबेथ रिफ्यूज टू डेनी this claim, and Lady Catherine leaves outraged by her perceived insolence. Darcy and Elizabeth go for a walk together, and at this point, Elizabeth thanks him for all he has done for her family. एलिजाबेथ ने इस दावे का खंडन करने से इनकार कर दिया और लेडी कैथरीन अपनी कथित बदतमीजी से नाराज होकर चली गई। डार्सी रिप्लाइज दैट ही थॉट ओनली ऑफ हर। और डार्सी और एलिजाबेथ एक साथ टहलने जाते हैं और इस बिंदु पर एलिजाबेथ ने उसके परिवार के लिए किए गए सभी कार्यों का धन्यवाद दिया। डार्सी जवाब देता है कि उसने केवल उसके बारे में सोचा। इस वाक के दौरान उनकी सगाई हो जाती है। एलिजाबेथ नेक्स्ट है इन द course of this walk, they become engaged. Elizabeth then has to convince her father that she is not married for money. He is very concerned, and it is only after she speaks about Mr. Darcy's true worth that he is happy about the wedding. और एलिजाबेथ को तब अपने पिता को विश्वास दिलाना पड़ता है कि वह पैसे के लिए शादी नहीं कर रही है,
वह बहुत चिंतित है और श्री डार्सी के सही मूल्य के बारे में बोलने के बाद ही वह शादी के बारे में खुश हैं।